आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान विषय में जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा। तो आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। आप सभी को इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट्स तैयार करना है। तो पाठ का शीर्षक है मानव शरीर के अंग एवं कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है मानव शरीर के अंग एवं कार्य। तो पाठ है 7 मानव शरीर के अंग एवं कार्य, ऑर्गन्स एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसमें हम आपको पहला टॉपिक इसमें आपको बताएंगे मानव शरीर के अंगों के बारे में, विभिन्न अंगों के बारे में एवं उनके कार्य के बारे में। तो है क्या कि मानव का शरीर अनेक छोटे बड़े अंगों से मिलकर बना होता है। तो आपको क्लियर ही है, जैसे छोटे बड़े अंग जो होते हैं कि बड़े अंग में से टांग वगैरह आ गई, हाथ वगैरह आ गई, छोटे अंग में आँख वगैरह आ गई, यह सब तो अनेक छोटे बड़े अंगों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अंग का अलग अलग कार्य है, यानी जैसे आँख का देखने का कार्य है, टांग का चलने का कार्य है, हाथ का सामान को उठाने का कार्य है। तो सबके क्या है, अलग अलग कार्य है। तो मनुष्य का शरीर जो है 2 प्रकार के भागों से बना होता है। 2 भाग होते हैं मनुष्य शरीर में। एक तो मध्यस्थ भाग। मध्यस्थ भाग इसको आप समझ लीजिए जो कि अक्ष पर स्थित भाग है, जो वह मध्यस्थ भाग। दूसरा प्रांतस्थ भाग, यानी अक्ष के जो दोनों ओर का भाग है, यानी जिसको उपांगी बोलते हैं, वह भाग होता है। तो सिर एवं धड़ क्या होते हैं, मध्यस्थ भाग होते हैं, यानी मध्य के भाग होते हैं। और दोनों हाथ और दोनों ओर की जो ऊर्ध्व और निम्न शाखाएं होती हैं, यानी जो ऊपर की ओर शाखाएं, यानी ऊपर की ओर मतलब हाथ, निम्न शाखाएं यानी टांग, यह सब क्या होती हैं। तो इसी में हम आपको बताएंगे, जैसे बाह, हाथ, जंघा, टांग, पाँव, ये सब प्रांतस्थ भाग के जोड़े हैं। यानी अब आपको क्लियर हो गया है कि सिर एवं धड़ जो होते हैं, यानी सिर एवं धड़ के जितने भी भाग होते हैं वह मध्यस्थ भाग के अंतर्गत आते हैं। और इसके जो दोनों ओर ऊर्ध्व और निम्न शाखाएं होती हैं, बाहु, हाथ, जंघा, टांग, पाँव, ये सब क्या होती है, प्रांतस्थ शाखाएं होती हैं। यानी जो भी अनुबंधी या उपांगी भाग होते हैं वह सब प्रांतस्थ शाखाएं होती हैं, और जो भी अक्षीय भाग होते हैं वह सब मध्यस्थ भाग होते हैं। तो अब इन्हीं के बारे में आपको बताया जाएगा कि जो भी मानव शरीर के जो अंग हैं और उनके क्या कार्य हैं। तो कुछ अंगों के हम आपको इसमें दिखाएंगे, कुछ अंगों के बारे में आपको इसमें बताएंगे और उनके कार्य के भी बारे में बताएंगे। जिससे आपको पहले ले चलते हैं मध्यस्थ भाग में सिर की बात करते हैं। यानी सिर यानी हेड है क्या, तो यह शरीर के ऊपरी भाग में स्थित होता है। जो सिर होता है यह शरीर के ऊपरी भाग में स्थित होता है और ग्रीवा द्वारा, ग्रीवा मीन्स गर्दन द्वारा धड़ से जुड़ा होता है। तो ग्रीवा के नीचे जो भी भाग है मध्यस्थ का वह धड़ कहलाता है। तो सिर जो है यह गर्दन द्वारा जो है धड़ से जुड़ा होता है। सिर में 2 भाग होते हैं। ऊपर का भाग कपाल कहलाता है, ऊपरी भाग होता है वह कपाल कहलाता है, यानी क्रेनियम कहलाता है। और कपाल जो है 8 अस्थियों से बना होता है। तो इसे जो पूरा सिर होता है उसको अब खोपड़ी भी होता है। सिर जो पूरी सिर की हड्डियां होती है वो खोपड़ी के अंतर्गत आती हैं। अब इसी का चूँकि खोपड़ी में जो है कपाल होते हैं और चेहरा होता है। तो अब आपको बताएं कि इसमें जो ऊपर का भाग होता है सिर का, वो कपाल कहलाता है और यह 8 अस्थियों का बना होता है। तो कपाल क्या होता है, संदूक के समान होता है, इसी में मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। तो 8 अस्थियों से बना जो एक मस्तिष्क कोश होता है जिसमें कि मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। तो मस्तिष्क कोश में ही क्या होते हैं, मस्तिष्क जो होते हैं सुरक्षित रहते हैं। यानी अस्थियों के बने मस्तिष्क कोश में मस्तिष्क कोश जो है वह कपाल भी कहलाता है। तो वह संदूक के समान होता है, यानी जिसमें कि मस्तिष्क सुरक्षित रहे वही मस्तिष्क कोश होता है। तो कपाल क्या होता है, मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है, इसलिए इसको मस्तिष्क कोश भी कहते हैं। तो कपाल के नीचे का भाग चेहरा या आनन भी बोलते हैं, चेहरा को आनन भी कहते हैं। तो कपाल के नीचे का भाग जो होते हैं चेहरा कहलाता है। तो चेहरा में ही नेत्र आते हैं, नासिका, कपोल मीन्स गाल, मुख तथा दोनों कान होते हैं। यह भाग जो होते हैं चेहरा के अंतर्गत आते हैं।
तो सिर में अब अगर आप केयर करेंगे तो इस सिर में भी क्या होते हैं, कई अंग मिले, जैसे आपको नेत्र भी मिला, नासिका भी मिला, नेत्र का देखने का वर्ग है, नासिका जो होते हैं सूंघने का वर्ग है। अब कपोल जो होते हैं यह क्या करते हैं कि यह मुख गुहा के चारों ओर स्थित होते हैं, तो भोजन को अंदर से बाहर नहीं निकलने देते, यानी चबाने में जब भोजन को चबाते हैं तो इसी क्या करते हैं, चूँकि उसी के अंदर उपस्थित होते हैं दांत वगैरह। मुख है भोजन को ग्रहण करने में, दोनों कान होते हैं जो कि सुनने के लिए। तो यानी कहने में से आपको इसी सिर के अंतर्गत भी बहुत सारे अंग हैं और इनके भी क्या होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। अब आगे की बात हम करते हैं, जो सिर में मस्तिष्क उपस्थित होता है यानी ब्रेन, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त विवरण देते हैं कि ब्रेन है क्या। तो मस्तिष्क जो है शरीर का राजा या संचालक कहलाता है। क्यों होता है राजा या संचालक? क्योंकि शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं सभी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन जो होते हैं यानी रेगुलेशन एंड कंट्रोलिंग वह मस्तिष्क के द्वारा होती है। तो यह कपाल की अस्थियों से बने ढांचे में सुरक्षा, हमने आपको पहले ही बता दिया कि कपाल की अस्थियों से बने जो ढांचा होता है, जो मस्तिष्क कोश होता है, उसी में ही जो है मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। तो मस्तिष्क के द्वारा सभी कार्य नियमित एवं नियंत्रित यानी नियमित तरीके से और नियंत्रित ढंग से जो होते हैं संचालित होते हैं। तो मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब आगे बात करते हैं, तो अब बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क है क्या? तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, घ्राण भाग, प्रमस्तिष्क और डाइएन्सेफेलान। तो 3 भाग हुए अग्र मस्तिष्क। तो यहाँ पर अब आपको हम चित्र में दिखाते हैं कि पूरे मस्तिष्क की संरचना के बारे में यहाँ आपको डिटेल किए हैं। तो घ्राण भाग जो होते हैं मनुष्य में अवशेषी होते हैं, यानी कहने में जो घ्राण भाग होते हैं वह जो हैं अवशेष के रूप में होते हैं, यानी पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। दूसरा है प्रमस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। प्रमस्तिष्क जो होते हैं एक बुद्धि का केंद्र होता है, सबसे अधिक विकास जो है मानव विकास में इसी प्रमस्तिष्क का हुआ है, क्योंकि इसी में सोचने, समझने, विचारने की क्षमता विकसित होती है। तो यह क्या होता है, अन्य भागों से ऊपर तथा सामने रहता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रमस्तिष्क जो होता है यह ऊपर की ओर स्थित होता है, यह प्रमस्तिष्क है। तो यह क्या होता है कि मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग का निर्माण, सबसे अत्यधिक भाग का निर्माण जो होते हैं, यानी 2/3 भाग होता है, यानी 2/3 भाग यानी मीन्स कि आधे से भी काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं यह प्रमस्तिष्क होता है। तो यह अन्य भाग से ऊपर होता है और सामने की ओर स्थित होता है। डाइएन्सेफेलान की बात करते हैं जो कि अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। तो यह अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग होता है, क्योंकि अग्र मस्तिष्क पूरा आगे ऊपर की ओर और आगे की ओर स्थित है पूरा टोटल। अब इसी के देखिए पीछे की ओर जो होते हैं डाइएन्सेफेलान भाग होते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क का। तो मध्य मस्तिष्क जो होते हैं यह भाग स्तनियों में बहुत अधिक विकसित नहीं होता। जो स्तनधारी होते हैं यानी मनुष्य जो है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, घोड़ा, हाथी, ये सब क्या होते हैं, स्तनधारी हैं। तो इनमें जो होते हैं मध्य मस्तिष्क विकसित नहीं होते। तो यह पश्च मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से जोड़ता है। यहाँ पर देखिए मध्य मस्तिष्क हम आपको शो किए हैं। तो अब पश्च मस्तिष्क जो है इस साइड है, पीछे साइड में, यहाँ से नीचे की ओर पूरा टोटल है, और यह ऊपर आगे की ओर अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का वर्क करता है मध्य मस्तिष्क। अब जो है पश्च मस्तिष्क की बात करते हैं। तो पश्च मस्तिष्क है क्या? पश्च मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और अनुमस्तिष्क। तो 3 भाग जो होते हैं जो है पश्च मस्तिष्क में होते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और अनुमस्तिष्क। तो पोन्स जो है यह अनुमस्तिष्क के सामने का भाग है। यहाँ पीछे हम आपको अनुमस्तिष्क दिखाए हैं। अनुमस्तिष्क के सामने जो होते हैं पोन्स स्थित होते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा यह मेरुरज्ज का ऊपरी भाग होता है, क्योंकि होता क्या है कि जो मस्तिष्क का नीचे का भाग होता है वही एक नली के रूप में शरीरदंड में स्थित होकर के मेरुरज्ज का निर्माण करता है। जो मेरुरज्ज होता है यानी सुषुम्ना होता है, वो मस्तिष्क का ही भाग होता है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो होते हैं आपको इसमें दिए हैं,
कि यह मेरुरज्जु के ऊपर का भाग होता है। अब तीसरा जो है पश्च मस्तिष्क में अंत मस्तिष्क, यह प्रमस्तिष्क से छोटा होता है। तो इसके पिछले भाग में नीचे, यानी प्रमस्तिष्क छोटा होता है, प्रमस्तिष्क के पिछले भाग में नीचे की ओर स्थित होता है, जो कि पिछले गोले के समान दिखाई देता है। इस प्रकार हम आपको मस्तिष्क की संरचना इसमें दिखाए हैं। यहाँ पर अगर आप क्लियर करेंगे तो एक बार फिर से, अच्छा और है क्या कि मस्तिष्क जो होती है यह जो है दोहरी परत की झिल्ली से घिरा होता है। तो अब जो झिल्ली होती है तो उसको मस्तिष्क का आवरण बोलते हैं। यह क्या होती है, एक झिल्ली है, एक झिल्ली है, तो दो झिल्ली से घिरा होता है, इसको मस्तिष्क का आवरण कहेंगे। और इसी झिल्ली के अंदर जो है एक प्रकार का तरल द्रव भरा होता है, जिसको सेरिब्रो स्पाइनल द्रव कहते हैं। तो अब यही द्रव जो होते हैं और ये जो झिल्ली होती है यह मस्तिष्क की जो होती हैं बाहरी आघात से सुरक्षा करती है। और एक और है, आपको पता है क्लियर कि मस्तिष्क जो होते हैं कपाल की अस्थियों से बने मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। तो मस्तिष्क में आपको दिखाएं कि 3 भाग हुए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में आपको दिखाएं कि घ्राण भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क होते हैं, डायंस। तो इसमें घ्राण भाग जो होते हैं यही स्थित होते हैं, जो कि घ्राण भाग जो होते हैं वह अल्प विकसित होते हैं, यानी कहने में अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग का निर्माण करता है। और डायंसिफाइलान की बात किए हैं कि यह जो होते हैं अग्र मस्तिष्क के पीछे का भाग होता है। और फिर इसके बाद मध्य मस्तिष्क हमने आपको बताया कि स्तनियों में जो होते हैं कम विकसित होते हैं। अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क दोनों को जोड़ने का कार्य करते हैं। फिर तीसरा भाग आपको पश्च मस्तिष्क बताया। पश्च मस्तिष्क में पोन्स आया, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो पोन्स जो होते हैं यह अनुमस्तिष्क के आगे स्थित होता है। अगर आप बात करेंगे तो अनुमस्तिष्क की, तो यह पोन्स के पीछे स्थित होता है। यानी कहने प्रमस्तिष्क के हमने आप बताया पीछे की, प्रमस्तिष्क के नीचे और पीछे की ओर स्थित होता है अनुमस्तिष्क। और यह मेडुला ऑब्लांगेटा जो है मेरुरज्जु के ऊपर स्थित होता है। इस प्रकार आपको मस्तिष्क की संरचना यहाँ पर जो है सिंपल तरीके से हमने आपको दिखाया है। अब मस्तिष्क के कार्य की बात करते हैं तो यह सारे शरीर का संचालन करता है। जो भी शरीर के अंदर क्रियाएं होती हैं सभी क्रियाओं का संचालन जो होता है मस्तिष्क के ही द्वारा होता है। तो मस्तिष्क जो है शरीर के सभी कार्य तथा प्रत्येक अंग में होने वाले कार्य को नियंत्रित एवं नियमित रखता। यानी अगर आप केयर करेंगे तो शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं सभी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन जो होते हैं मस्तिष्क करता है। आपको पहले ही बताया कि मस्तिष्क जो होते हैं शरीर का राजा होता है या संचालक होता है। अब बात करते हैं आगे की ओर। तो अब हम आपको बताएंगे मानव शरीर के अंग एवं उनके कार्य में। तीसरा अंग, पहले तो हमने आपको बताया सिर के बारे में, फिर मस्तिष्क के बारे में। अब तीसरी बात करें ग्रीवा के बारे में। तो ग्रीवा है क्या? ग्रीवा में गर्दन यानी नेक। तो यह सिर और धड़ के बीच पतला भाग होता है। तो ग्रीवा जो होती है सिर और धड़ के बीच का पतला, इसमें से धमनियाँ वक्ष से सिर में जाती हैं। जो धमनियाँ होती हैं वह वक्ष से होते हुए सिर में जाती हैं, यानी कहने में रुधिर को सिर में सप्लाई करती हैं। और सिराएँ तथा तंत्रिकाएँ जो होती हैं, फिर इसके बाद ग्रास नली, श्वास नली, यह सब वक्ष में जाते हैं। अगर आप केयर करेंगे तो ग्रास नली भी जो कि हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वह भी ग्रीवा भाग से होते हुए फिर जा करके वक्ष भाग पहुँचती है। यानी कहने में अब फिर इसके चूँकि जो पाचन तंत्र में जो मुख, फिर मुख हुई क्या, फिर ग्रसनी, फिर ग्रास नली। तो ग्रास नली जो होते हैं वह ग्रीवा भाग से, चूँकि ग्रसनी के बाद ही ग्रास नली है तो ग्रीवा भाग से ग्रास नली। श्वास नली भी जो होते हैं वह अंतर जो नासाद्वार होता है श्वास नली, अंतर नासाद्वार जो होते हैं पीछे की ओर जो होते हैं, यानी फिर ग्रसनी में, फिर ग्रसनी का है जो नासा ग्रसनी होता है और श्वास नली में खुला रहता है। यानी ग्रीवा भाग से श्वास नली भी प्रारंभ होती है, वक्ष भाग में जाती है। और सिराएँ और तंत्रिकाएँ तो प्रवेश ही करती हैं। इसके अतिरिक्त ग्रीवा में अनेक पेशियाँ हैं जो सिर और ग्रीवा को घुमाती हैं। यानी जब हम, क्योंकि बिना पेशियों के जो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं जो कि जिसके द्वारा हम सिर को और ग्रीवा को घुमाते हैं, वह सब भी क्या होती है ग्रीवा में उपस्थित। यानी क्लियर हो गया
कि सिर जो होते हैं सिर और धड़ के बीच का पतला भाग जो होते हैं ग्रीवा यानी गर्दन होता है। इसमें धमनियाँ जो होते हैं वक्ष से सिर में प्रवेश करती हैं। अच्छा, कौन से भाग जो होते हैं, कौन से अंग जो होते हैं वह सिर से प्रवेश करते हैं यानी ग्रीवा से होते हुए वक्ष में प्रवेश करते हैं? वह है शिराएँ, तंत्रिकाएँ, ग्रास नली, श्वास नली, वक्ष श्वास नली आदि, ये सब होते हैं वक्ष में जाते हैं। अब इसके अतिरिक्त हमने आप बताया ग्रीवा में अनेक पेशियाँ भी होती हैं जो सिर और ग्रीवा को जोड़ती हैं, जिससे कि हम आपको जैसे हम आप जो होते हैं अपने सिर को ग्रीवा को घुमाते हैं, जो कि अच्छी पेशियाँ पाई जाती हैं। अब आगे बात करते हैं धड़ की यानी ट्रंक की। तो आपको हमने पहले ही क्लियर किया था कि ग्रीवा के नीचे का जो भाग होता है मध्यस्थ भाग वह धड़ कहलाता है। तो ग्रीवा के नीचे का भाग धड़ होता है। यह एक डायफ्राम यानी तंतुपट होते हैं, पेशी जो होते हैं तंतुपट होते हैं, जो कि वक्ष गुहा और उदर गुहा को दो भागों में बांटते हैं। तो अब यह एक डायफ्राम द्वारा ऊपर की ओर वक्ष गुहा और नीचे की ओर उदर गुहा में बटा होता है। तो ग्रीवा के नीचे का भाग जो होते हैं धड़ कहलाता है। डायफ्राम द्वारा ऊपर की ओर वक्ष गुहा और नीचे की ओर उदर गुहा में बटा होता है। तो वक्ष गुहा में क्या क्या होते हैं? हृदय होते हैं, फेफड़े स्थित होते हैं। तो वक्ष गुहा में हृदय है और फेफड़े दोनों स्थित होते हैं। तो श्वास नली जो होते हैं वक्ष में आकर दो शाखाओं में विभक्त होती है। चूँकि हमने आप अभी बताया कि श्वास नली जो है ग्रीवा भाग से होते हुए फिर कहाँ पहुँचती है? वक्ष भाग तक पहुँचती है। तो जो श्वास नली होती है जब वक्ष भाग में पहुँचती है तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है। तो प्रत्येक शाखा अपनी ओर की फेफड़े में प्रवेश करती है यानी स्थित होती है। तो प्रत्येक शाखा श्वसनीय कहलाती हैं, जो कि अपनी ओर के फेफड़े में स्थित होती है। तो ग्रास नली भी ग्रीवा में आकर वक्ष गुहा से होते हुए, जो ग्रास नली होती है वह भी ग्रीवा में आकर वक्ष गुहा से होते हुए डायफ्राम को भेद कर उदर में चली जाती है। यानी जो ग्रास नली होती है वह कहने मीन्स कि वक्ष गुहा तक भी पहुंच रही है और साथ साथ जो है उदर गुहा तक भी पहुंच रही है। महाधमनी से वक्ष से उदर में तथा महाशिरा उदर से वक्ष में आती है। होता क्या है कि महाधमनी जो होते हैं वक्ष से उदर में, तो महाधमनी जो होती है वह वक्ष भाग से उदर में तथा महाशिरा उदर भाग से वक्ष में आती है। उदर भाग डायफ्राम से प्रारंभ होकर श्रोण तक होता है। क्योंकि हमने आप पहले क्लियर कर दिया कि डायफ्राम जो होते हैं वक्ष गुहा उदर गुहा को बांटता है। तो अब डायफ्राम जहाँ से स्टार्ट है नीचे की ओर, अब जब नीचे जाएंगे जो श्रोण भाग जो कूल्हे का भाग होता है वहाँ तक पहुँचता है उदर भाग। उदर के दाहिने भाग में यकृत से सटा हुआ, क्योंकि यकृत में ही क्या होता है छिछला गड्ढा होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। तो यकृत में बनते हैं पित्तरस, वह जाकर के पित्ताशय में एकत्रित होते हैं। तो यकृत से ही सटा हुआ क्या होता है? पित्ताशय। बाईं ओर क्या होता है? उधर के आमाशय होते हैं, अग्नाशय होते हैं, क्षुद्रांत में छोटी आंत होते हैं, बृहदांत मतलब बड़ी आंत होते हैं। अब प्लीहा जो कि यह लस्यांग होता है, सबसे बड़ी लस्यांग जो होती है प्लीहा होती है, वो भी बाईं भाग की ओर स्थित होती है। और दो वृक्क रहते हैं, तो दो वृक्क रहते हैं कहाँ पर? उदर भाग में, जो कि कशेरुक दंड के दाएं और बाएं स्थित होते हैं। एक वृक्क दाएं भाग की ओर उदर गुहा में, चूंकि होता क्या है उदर गुहा के पीछे की भाग में ये दो वृक्क रहते हैं। तो एक दाएं वृक्क जो है दाएं भाग की ओर, बाएं वृक्क जो होते हैं बाएं भाग की। उदर के निचले भाग को श्रोण कहते हैं, जो कि कूल्हे का भाग होता है, उस भाग को क्या कहते हैं? श्रोण कहते हैं। श्रोण भाग में मूत्राशय होते हैं और गर्भाशय स्थित होते। इतनी बात जो होते हैं वो धड़ के अंतर्गत आई। कि अब आगे बात करते हैं हृदय की। अब अगली बात हम आपको बताएंगे हृदय की बात। जैसे एक अंग अब आपको ले रहे हैं हृदय यानी हार्ट है क्या? तो आपको हम बता चुके इससे पहले सिर के बारे में, फिर मस्तिष्क के बारे में, फिर ग्रीवा के बारे में, धड़ के बारे में। अब हृदय की बात करते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट है क्या? तो मनुष्य का हृदय जो है यानी जिसको दिल भी बोलते हैं, गुलाबी रंग की, शंक्वाकार यानी शंख के आकार की, स्पंदनशील यानी कहने में धड़कने वाले, मांसल यानी मांसयुक्त, खोखला अंग होता है।
यह वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच अधर तल की ओर, यानी कहने में आगे की ओर, तथा डायफ्राम के ठीक ऊपर स्थित होता। तो जो मनुष्य का हृदय होता है वह गुलाबी रंग के होते हैं, शंक्वाकार होते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तरफ चौड़ा, दूसरी ओर सकरा, शंक्वाकार होते हैं, स्पंदनशील होते हैं, यानी धड़कने वाला होता है। यानी स्पंदनशील यानी सिकुड़ना और फैलना, इसमें लक्षण पाया जाता है जो कि रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। तो वही धड़कने वाला होता है, मांसल होता है, यानी चूँकि पेशी युक्त होता है। इसमें जो होती हैं हृदय पेशियाँ होती हैं जो कि जिनके कार्य क्या होते हैं, अनैच्छिक होते हैं। तो मांसल होती हैं, पेशी युक्त होती हैं और खोखली रंग होती है। खोखला अगर न रहे तो चूँकि इसी में रुधिर जो होते हैं प्रवेश करते हैं, इसलिए क्या होते हैं, खोखला अंग होते हैं। यह स्थित कहाँ होता है, वक्ष गुहा में, दोनों फेफड़ों के बीच में। क्योंकि दोनों फेफड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों ओर से हार्ट को घेरे रहते हैं, अधर तल की ओर यानी आगे की ओर, तथा डायफ्राम के ठीक ऊपर जो तंतुपट होता है, जो कि उसी के ठीक ऊपर जो होते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो वक्ष भाग होता है, वक्ष भाग में हृदय होते हैं और फेफड़े स्थित होते हैं। तो फेफड़े जो होते हैं वह हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। दायां फेफड़ा हृदय के दाईं ओर और बायां फेफड़ा हृदय के बाईं ओर, अधर तल की ओर स्थित होता है। होता क्या है कि यह, अब इसकी लंबाई और मोटाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो यह लगभग 12 सेंटीमीटर तो लंबा होता है और 9 सेंटीमीटर चौड़ा। सबसे अधिकतम जो चौड़ा भाग होता है वह लगभग 9 सेंटीमीटर होता है। और 6 सेंटीमीटर जो होते हैं हार्ट क्या होते हैं, मोटे होते हैं। अब होता क्या है कि जो हृदय स्थित होता है वह जो वक्ष भाग का मध्यावकाश भाग होता है, पूरा ठीक से बीचों बीच नहीं स्थित होता, कुछ बाईं ओर झुका होता है। जिसे यह भाग क्या होता है, बाईं ओर झुका होता है। तो यहाँ पर हम आपको कुछ बात बता रहे हैं कि इसका ऊपरी चौड़ा भाग मध्यावकाश के दाईं ओर, यानी हल्का से क्या होता है, मध्यावकाश के दाईं ओर जो होता है चौड़ा भाग यह स्थित होता है। और जो निचला भाग होता है, सकरा भाग होता है जो नीचे का, चूँकि संख्याकार में होता है, एक तरफ चौड़ा दूसरी ओर सकरा, तो सकरा भाग जो होता है बाईं ओर रहता है। तो हृदय क्या होता है, महीन दीवार की बनी एक थैली द्वारा घिरा होता है। तो जो थैली होती है वह दोहरी परत की झिल्ली होती है, जिसे हृदयावरण थैली या हृदयावरण यानी पेरिकार्डियम कहते हैं। तो होता क्या है उसी थैली में, इसमें हम आपको दिखाए नहीं हैं हृदयावरण थैली के बारे में, वो होता क्या है कि वह उसी में एक प्रकार का तरल द्रव भरा होता है जिसे हृदयावरणी द्रव कहते हैं। तो हृदयावरणी द्रव और यह हृदयावरण यानी पेरिकार्डियम होता है जो कि झिल्ली के रूप में होता है, जो कि थैली है। तो दोनों क्या करते हैं कि हृदय की बाहरी आघात से सुरक्षा करते हैं। और चूंकि हमने आपको पहले बताया कि हृदय जो होते हैं स्पंदनशील होता है, यानी धड़कने वाला होता है। तो यह क्या करता है, रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। रुधिर को पहले कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके क्या करता है, रुधिर को पंप करता है, पूरे शरीर में जो होते हैं रुधिर को सप्लाई करता है। तो हृदय की दीवार में 3 प्रमुख स्तर होते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको तीनों स्तर दिखाया है कि भीतरी स्तर जो होते हैं उसको इंडोकार्डियम कहते हैं, मध्य स्तर को मायोकार्डियम और बाह्य स्तर को एपिकार्डियम कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मनुष्य का हृदय जो होते हैं गुलाबी रंग का होता है, शंक्वाकार, स्पंदनशील, मांसल, खोखलांग होता है, वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच अधर तल की ओर और डायफ्राम के ठीक ऊपर स्थित होता है, लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। जो इसका ऊपरी चौड़ा भाग होता है मध्यावकाश के दाईं ओर, निचला भाग जो सकरा भाग होता है बाईं ओर। अब हृदय जो होते हैं एक जो है बंद थैली द्वारा घिरा होता है जिसे हृदयावरण कहते हैं। तो हृदय के वर्क आपको बताएं रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। और इस ये जो दीवार होते हैं 3 प्रमुख, इसमें पेशी स्तर होते हैं यानी 3 स्तर होते हैं, जिसमें भीतरी स्तर को इंडोकार्डियम, मध्य स्तर को मायोकार्डियम और बाह्य स्तर को एपिकार्डियम कहते हैं। अब आपको बात करते हैं हृदय की संरचना के बारे में। तो यहाँ पर हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यहाँ पर हम आपको हृदय की आंतरिक संरचना दिखाएं हैं, बाह्य संरचना के बारे में आपको नहीं दिखाएं हैं। तो आंतरिक संरचना में
अब आप देखिए हृदय को हम क्या किए हैं, क्षैतिज अनुलंब काटे हृदय की, यानी ऊर्ध्वाधर अनुलंब काटे, यानी सीधे जो होते हैं हृदय को ऊपर से जो है नीचे की ओर इसका काटा गया है, यानी हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटा गया है। अब इसमें है क्या, यह जो हर्ट है, अब इस हर्ट में 4 कक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 कक्ष, 2 कक्ष, 3 कक्ष, 4 कक्ष। तो ऊपर के जो कक्ष होते हैं ये छोटे हैं, इनको अलिंद कहते हैं। तो दाएं भाग, चूंकि इस साइड में जो होते हैं दाएं भाग, इस साइड में बाएं भाग से किए गए हैं। जो दाएं भाग होते हैं, जो दाएं भाग का ऊपरी कक्ष होता है उसे दायां लिंग, बाएं भाग में बाएं लिंग, और नीचे का जो कक्ष होता है दाएं भाग की ओर दायां निलय, और बाईं ओर के में आप कर देंगे कि बायां निलय होता है। यहाँ पर हमने आपको शो किया है, यानी कहने में हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, ऊपर की ओर दायां लिंग और बाएं लिंग में, और नीचे की ओर जो होते हैं दायां निलय और बाएं निलय में। अब होता क्या है कि यह जो अलिंद होता है, यह अलिंद के जो कक्ष होते हैं, इनके कक्षों के बीच में एक अंतरालिंदी पट होता है, यानी दीवार होती है। उसी पट से ही क्या होता है, वही पट क्या करता है, इसको दायां लिंग और बाएं लिंग में 2 भागों में विभाजित करता है। मान लीजिए क्या होता है, अंतरालिंदी पट होता है, इसी पट के द्वारा अलिंद होते हैं दायां लिंग बाएं लिंग। ऐसे ही निलय के बीच क्या होता है, निलयों के बीच एक अंतरानिलयी पट होता है। यहाँ पर हमने आपको शो कर दिया है अंतरानिलयी पट, यहाँ पर हमने आपको नहीं लिखा है, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। अंतरालिंदी पट होता है, अंतरा अलिंदी पट, अलिंदी पट यानी दीवार होती है। अब यही पट जो होते हैं वह अलिंद को, दोनों अलिंद, दायां अलिंद और बाएं अलिंद 2 भागों में बांटता है। इसी प्रकार से नीचे का जो पट होता है अंतरानिलयी पट जो होता है वह दायां निलय बाएं निलय को बांटता है। फिर इसके बाद होता क्या है कि दाएं अलिंद में अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा प्रवेश की रहती है। तो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा क्या करते हैं कि सारे शरीर से एकत्रित अशुद्ध रुधिर को इसी दाएं अलिंद में पहुंचाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दाएं अग्र महाशिरा का यह छिद्र है, और यह क्या होता है, पश्च महाशिरा का छिद्र। यह जो छिद्र होता है यह पश्च महाशिरा का छिद्र होता है, पीछे की ओर यह पश्च महाशिरा, और यह क्या होता है, यह अग्र महाशिरा का छिद्र होता है। तो जो रुधिर आता है पूरे शरीर से, यानी शिराओं का जो रुधिर होता है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से होकर दाएं अलिंद में आता है। अब होता क्या है कि इसी दाएं अलिंद में अगर आप केयर करेंगे तो एक कोरोनरी साइनस नामक छिद्र होता है। तो कोरोनरी साइनस जो होते हैं, अब हृदय में भी जो अशुद्ध रुधिर रहता है हृदय की दीवार वगैरह में, तो हृदय में अशुद्ध रुधिर जो रहेंगे वह भी इसी कोरोनरी साइनस नामक छिद्र द्वारा वह कहाँ पहुँचते हैं, दाएं अलिंद में पहुँचते हैं। अब फिर इसके बाद है क्या कि नीचे की बात करते हैं, दाएं निलय की बात करते हैं। तो दाएं निलय से निकले रहते हैं पल्मोनरी धमनी। होता क्या है, क्योंकि दाएं निलय वाला भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक हम आपको शो किए हैं। तो दाएं निलय के ऊपरी भाग के अब बाएं कोण की, देखिए दाएं निलय के ऊपर की ओर बाएं भाग, जो बाएं कोण होता है, दाएं निलय के ऊपरी भाग के बाएं कोण से निकली रहती है पल्मोनरी धमनी। तो यहाँ अब चूंकि यहाँ से रुधिर जो होते हैं पहुँचते हैं कहाँ, दाएं निलय में। कैसे पहुँचते हैं, क्योंकि दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में एक छिद्र होता है जिसको अलिंद निलय छिद्र कहेंगे, और इसी के बीच जो होते हैं कपाट होती है, अलिंद और निलय के बीच, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच कपाट होती है। तो यह जो कपाट होती है 3 पलनों से बनी होती है, 3 भंजों से बनी होती है, जिसे आप त्रिवलनी कपाट कहते हैं। यहाँ कहेंगे त्रिवलनी कपाट। अब यह एक तरफा कपाट होती है। होता क्या है कि अलिंद से रुधिर को यहाँ निलय में आने देती, लेकिन वापस निलय से अलिंद में रुधिर को नहीं जाने देती। तो एक तरफा कपाट होते हैं, ये रुधिर को यहाँ पर आने देगी। तो यहाँ से जो अशुद्ध रुधिर आता है वह दाएं निलय में आता है। फिर दाएं निलय से क्या होता है कि पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़े में पहुँच जाता है शुद्ध होने के लिए। फिर जो शुद्ध रुधिर होता है वह
क्योंकि अब होता क्या है कि जो यह बायां निलय होता है, बायां निलय में जो है वह शिराएँ प्रवेश करती हैं। तो यह जो होते हैं पल्मोनरी शिरा के छिद्र हैं, तो शिराएँ प्रवेश किए रहती हैं। तो इसी पल्मोनरी शिरा से जो शुद्ध रुधिर होता है वह फेफड़े में शुद्ध होकर, यानी कहने में फेफड़े में जब रुधिर जाता है ऑक्सीजन को ग्रहण करके, ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही क्या होते हैं, वह प्योर ब्लड कहलाते हैं, यानी शुद्ध ब्लड होते हैं। और पल्मोनरी शिरा द्वारा पहुँचते हैं कहाँ पर, बाएँ अलिंद में। फिर इसके बाद होता क्या है कि इसी बाएँ जो अलिंद है बाएँ निलय के बीच में जो होते हैं छिद्र होते हैं, जिसे अलिंद निलय छिद्र कहेंगे। और इस पर जो कपाट होते हैं वह दो पल्लों के बने रहते हैं, जिसको द्विबलनी कपाट कहते हैं। यह भी एक तरफा कपाट होते हैं, यानी बाएं अलिंद से रुधिर को इसमें आने देते हैं, वापस नहीं आने देते। तो रुधिर यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर, यानी बाएं निलय में। फिर बाएं निलय के ऊपरी भाग के दाएं कोण के दाएं भाग ये है इस साइड में से सिस्टेमिक महाधमनी या दैहिक महाधमनी निकली रहती है। यह दैहिक महाधमनी क्या करे, अब यहाँ पर शुद्ध रुधिर आया, शुद्ध रुधिर यहाँ से इसमें आया, फिर इसमें यहाँ से होते हुए फिर पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाता है। तो होता क्या है, यहाँ पर भी कपाट होते हैं, पल्मोनरी धमनी पर भी 3 पल्मोनरी धमनी पर, और जो यह सिस्टेमिक महाधमनी की जो आधारी भाग होते हैं, इस आधार भाग पर जो होते हैं अर्धचंद्राकार कपाट लगे रहते, 3 जो होते हैं अर्धचंद्राकार कपाट इसमें लगे रहते। यह भी एक तरफा कपाट होते हैं, रुधिर को जाने देते हैं, वापस रिटर्न नहीं आने देते। होता क्या है कि जो ये हृदय होते हैं, आपको हृदय की संरचना समझ में आ गई। और यानी हृदय में जो होते हैं हमने बताया 4 कक्ष, दायां अलिंद और बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। दाएं अलिंद से दाएं अलिंद में अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा जाकर प्रवेश करती है, जो कि सारे शरीर से अशुद्ध रुधिर लाती है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बाएं अलिंद में पल्मोनरी शिरा प्रवेश किए रहती हैं, जो कि फेफड़े से शुद्ध रुधिर को यहाँ पर पहुँचाती हैं। और होता क्या है कि इस दाएं निलय से निकली रहती हैं पल्मोनरी धमनी, जो कि यहाँ से अशुद्ध रुधिर को फेफड़े में शुद्ध होने के लिए ले जाती हैं। और यहाँ से निकली रहती हैं बाएं निलय से ऊपर की ओर सिस्टेमिक महाधमनी, जो कि यहाँ से संपूर्ण शरीर में जो होते हैं शुद्ध रुधिर को पहुँचाती हैं। तो हृदय की संरचना आप समझ गए होंगे। अब बात थोड़ा सा करते हैं कि हृदय की थोड़ा कैसे कार्य करता है, कैसे फंक्शन करता है। तो एक होता क्या है कि हृदय में जो होते हैं, हृदय जो होते हैं यह स्पंदनशील होता है, सिकुड़ता और फैलता है, यानी संकुचनशील होता है। तो हृदय की जो वर्क करता है, इसके प्रकुंचन की 2 प्रावस्थाएं होती हैं। प्रकुंचन या संकुचन की 2 प्रावस्थाएं होती हैं, एक सिस्टोल एक डायस्टोल। यानी इसके स्पंदनशील की 2 प्रावस्थाएं होती है, एक प्रकुंचन एक अंशुतन, यानी सिस्टोल और डायस्टोल। प्रकुंचन में क्या करता है, हृदय सिकुड़ता है, और डायस्टोल में क्या होता है, फैलता है। यानी कहने में हृदय के में स्पंदनशील यानी जो हृदय वर्क करता है वो इसमें 2 प्रावस्थाएं होती है, प्रकुंचन एक अंशुतन, यानी सिस्टोल और डायस्टोल। प्रकुंचन क्या होता है, हृदय सिकुड़ता है, और डायस्टोल क्या करता है, हृदय फैलता है, जिसको अनशिथिलन कहते हैं। एक प्रकुंचन होता है, एक अनशिथिल प्रकुंचन में सिकुड़ता है, अनशिथिलन में फैलता है। तो इसमें जो प्रकुंचन और अनशिथिलन होती हैं पूरे हृदय में एक साथ नहीं होती, बल्कि एक के बाद एक कक्ष में क्रम से होती है। यानी पहले अगर मान लीजिए कि इसमें क्या हुआ, अनशिथिलन हुआ, तो रुधिर इसके अंदर आई, फिर इसमें प्रकुंचन हुआ और यहाँ अनशिथिलन हुआ, तो ब्लड जो होते हैं यहाँ पहुँच गई। फिर यहाँ प्रकुंचन हुआ तो रुधिर जो होते हैं फेफड़े पहुँचा, और यहाँ अनशिथिलन हुआ तो ब्लड जो होते हैं पल्मोनरी शिरा द्वारा यहाँ पर पहुँच गई। फिर यहाँ प्रकुंचन हुआ, यहाँ अनशिथिलन, तो ब्लड यहाँ पर आई। फिर यहाँ प्रकुंचन हुआ तो सिस्टेमिक महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित। इस प्रकार से जो होते हैं हृदय कार्य करते हैं और रुधिर को पंप करने का कार्य करते हैं। तो हम लोगों का हृदय, जो मनुष्य का हृदय होता है, 1 मिनट में लगभग 72 बार स्पंदित होता है, यानी इसके 1 बार का स्पंदन में टाइम लगता है 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो बात करते हैं अब हृदय के कार्य की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं। हृदय के कार्य है क्या, हृदय जो होते हैं पंप की भांति कार्य करते हैं। हमने अब बताया कि पंप की तरह रुधिर को पंप करने का कार्य करते हैं। चूँकि हृदय क्या होता है
वह केंद्रीय पंपिंग रुधिर परिसंचरण का केंद्रीय पंपिंग स्टेशन कहलाता है। यह रुधिर को निरंतर पंप क्या करता है, पंप करता है, यानी निरंतर क्या होता है, रक्त को क्या करता है, प्रवाहित करता रहता है, प्रवाहित करता रहता है। तो जो शरीर के सभी भागों में संचरण करता है। तो हृदय जो होते हैं वह पंप की भांति कार्य करता है और निरंतर रक्त को क्या करता है, प्रवाहित करता रहता है। यानी कहने में यह क्या करता है, पूरे शरीर में जो है रक्त को पहुंचाता रहता है और शरीर के सभी भागों में संचरण करता है, जिससे जो होते हैं रुधिर क्या होते हैं, शरीर के सभी भागों में जो होते हैं संचरित होते हैं। दूसरी बात, हृदय जो होते हैं रुधिर को फेफड़े में शुद्ध होने के लिए वापस भेजता है। होता क्या होता है कि अशुद्ध रुधिर, क्योंकि जब कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है तो ब्लड जो होते हैं अशुद्ध हो जाते हैं, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं शुद्ध होते हैं, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। तो वही जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं हृदय के दाहिनी भाग की ओर आते हैं, यानी कहने में अशुद्ध रुधिर हृदय के दाहिनी भाग की ओर आते हैं और वह फेफड़े में जाकर के शुद्ध होकर के पुनः जो होते हैं हृदय के बाईं भाग में आकर के पूरे शरीर में क्या होते हैं, प्रवाहित। यानी हृदय जो होते हैं अशुद्ध रुधिर को ग्रहण करके फिर फेफड़े में शुद्ध होने के लिए भेजता है, फिर फेफड़े से वापस ग्रहण करके पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। यानी यह भी बात हुई कि हृदय रुधिर को फेफड़े में शुद्ध होने के लिए भी वापस भेजता। दो वर्ग मिले आपको हृदय के कार्य में। तो इस प्रकार से आज हम आपको सिर, मस्तिष्क, ग्रीवा, धड़ और हृदय के बारे में बताए। आशा करते हैं कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप जो हैं इसको भली भांति से भी समझ लिए होंगे। तो फिर अगले वीडियो में हम आपको जो हैं ऊर्ध्व शाखाएँ और अधो शाखाएँ के बारे में बताएंगे और श्वसन अंग के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।